बहुत शुक्रिया। शायद आपके इल्म में ये बात हो कि शहबाज अहमद साहिब मुल्क से बाहर हैं, वरना आपको जहमत ना दी जाती। ओहो, मेरे इल्म में नहीं है। जाहिर है ऐसा ही होगा, बस तुम इंतजार करो 15 से लेकर 20 मिनट तक, ब्रिगेडियर जमाल ने कहा और मैंने फोन बंद कर दिया। ठीक 20 मिनट के बाद टेलीफोन की घंटी बजी और मैंने रिसीवर उठा लिया, इस यकीन के साथ कि ब्रिगेडियर जमाल ही का फोन हो सकता है। दूसरी तरफ से उनकी आवाज सुनाई दी, मिस्टर जहांगीर जमाल शाह। सर, मैंने कहा, इत्तफाक है मिस्टर जहांगीर जमाल के जिस शख्सियत का मैंने तुमसे तज़किरा किया था उससे मेरा राब्ता कायम ना हो सका, लेकिन मैंने दूसरा हल निकाल लिया है इसका, और तुम्हारे लिए अब कोई मुश्किल नहीं होगी। जी सर, हुक्म दीजिए। कोई ऐसी जगह मुंतखब कर लो जहां मेरा आदमी तुम तक पहुंच सके। वो तुम्हें एक ऐसा इजाजतनामा पहुंचा देगा जो मिलिट्री हाई कमान की तरफ से जारी किया जाता है, और किसी भी सिविल केस के मुजरिम को किसी भी मिलिट्री केस के सिलसिले में अपनी तहवील में लिया जा सकता है। चूँकि तुम्हारा ओहदा खुद कर्नल का है और इसके अंदराजात हमारे यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मजीद आसानी हो गई। इस इजाजतनामे के तहत तुम अगर चाहो तो फौरी तौर पर किसी भी छावनी से मिलिट्री के जवानों को तलब कर सकते हो, अगर इसकी जरूरत पेश आए तो। वैसे अगर मामला तवील हो तो इस मुलजिम की अदालत से जमानत भी कराई जा सकती है और तुम इसे अपनी तहवील में ले सकते हो। सिविल केसेस के बारे में जो तहकीकात होगी वो सिविल इंतजामिया करती रहेगी और हमारा इससे ताउन रहेगा। अब ये इजाजतनामा तुम जहाँ से चाहो वसूल कर लो। तुम्हें मिलिट्री के 2 जवान ये हिदायतनामा पहुँचा देंगे। मैंने फौरन ही एक जगह मुंतखब की और ब्रिगेडियर जमाल ने कहा कि मैं आधे घंटे के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाऊंगा। इजाजतनामा मेरे हवाले कर दिया जाएगा। मुझे मुसरत हुई थी। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो लुत्फ आ रहा था इस कारकर्दगी में, इसका कोई जवाब नहीं था। काम हो तो कम से कम इसी अंदाज में हो। इसमें कोई शक नहीं था कि अब मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि इस मासूम नौजवान पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो गलत हैं। अगर कोई किसी को कत्ल भी करना चाहे तो इसके लिए दूसरा तरीका कार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बड़ी पूरी जगह कत्ल करके उससे इनकार कर देना अकल को तस्लीम नहीं होता था। बहरतौर सबसे पहले तो ये इजाजतनामा हासिल करना था, इसके बाद फैसला करना था कि आइंदा कदम क्या हो। मैं इस सिलसिले में आफ्ताब कमाल को भी अपने साथ रखना चाहता था ताकि उससे मशवरा किया जा सके। आफ्ताब कमाल को साथ लेकर मैं उस जगह पहुंच गया जहां मिलिट्री के उन 2 नौजवानों से मुलाकात करना थी, और वो ठीक वक्त पर पहुंच गए। सादा लिबास में थे लेकिन मिलिट्री कार में आए थे। उन्होंने मुझे सल्यूट किया और इसके बाद एक खास कार्ड मेरे हवाले कर दिया, और फिर उनमें से एक ने कहा, सर क्या आपको हमारी जरूरत है? अभी नहीं तो बराए करम इन दर्जशुदा टेलीफोन नंबरों पर जिस वक्त भी आप पसंद फरमाएं टेलीफोन करके हमें अपनी मदद के लिए तलब कर सकते हैं। उन्होंने दोबारा सल्यूट किया और गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। आफ्ताब कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ चीफ, ये हमें इजाफी मरात मिली हैं और इनकी बड़ी हैसियत है, क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया। इसके बाद मैं और आफ्ताब कमाल एक रेस्टोरेंट में जा बैठे थे। मैंने उससे कहा, सूरत हाल ये है कि फारूक हसन मेरे ख्याल में इस मसले में बहुत ज्यादा जज्बाती हैं। वजह क्या है ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन कोई भी वजह हो सकती है। तुम समझते हो आफ्ताब कमाल के मैं DIG साहिब के सामने बराह रास्त आने से गुरेज करता हूँ, क्योंकि बहरहाल वो मेरे वालिद हैं। एक बार ही इतना शर्मिंदा हुआ हूँ कि मैं बता नहीं सकता। अगर फारूक हसन साहिब ने इस सिलसिले में उनसे राब्ता कायम कर लिया तो मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी, लेकिन ये काम तो करना ही है। यकीनन सर। तो फिर क्या ख्याल है, आज ही ये ना कर डाला जाए? वैसे अगर हम इसे मिलिट्री की तहवील में लेते हैं तो इसे रखना कहाँ होगा? सर अगर आप पसंद करें तो हमारे हेडक्वार्टर में इसकी गुंजाइश है। गुड, ये हुई ना बात। मैंने इसीलिए तुम्हें साथ लिया था कि कोई बेहतर मशवरे की जरूरत हो तो फौरन ही तुम्हें इस्तेमाल किया जा सके। आफ्ताब कमाल मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, दर हकीकत आपने मुझे इतनी अहमियत दे दी है कि अब मैं इस अहमियत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा मुस्तैद रहने लगा हूँ। नहीं भाई, तुम अपनी बात रहने भी दो। जो कुछ तुम्हारे बारे में मैं तस्वुरात रखता हूँ आफ्ताब कमाल, उन्हें शायद सही अल्फाज दे भी नहीं सकता। खैर अब तुम चलो। हेडक्वार्टर में दिन और रात ऐसे इंतजामात रहते हैं कि अगर किसी को वहाँ रखा जाए तो उसकी देखभाल में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल चीफ, रात की पूरी ड्यूटी होती है और तकरीबन 10 अफराद रात की जिम्मेदारियां वहाँ संभाले रहते हैं। गो अभी तक हमारे लॉकअप में कोई ऐसा कैदी नहीं पहुँचा जिसकी निगरानी की जा सके, लेकिन वहाँ अमला मौजूद है जो ये काम बआसानी कर सकता है। तो फिर आज सारे अमले को मुस्तैद कर दो। मैं चाहता हूँ कि आज ही इस मसले को निपटा लिया जाए, और ये बात जरा दिलचस्प होगी कि फारूक हसन साहिब को फौरी तौर पर उनकी सख्त कलामी का जवाब दिया जा सके। फिर भी मैंने शाम को 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया था, और वो भी इस ख्याल के तहत कि DIG साहिब से राब्ता कायम ना हो सके और उनका मेरा सामना ना हो जाए। मगर ये गालिबन मेरी बदकिस्मती थी कि शाम को जब मैं CIA सेंटर पहुंचा तो DIG साहिब वहां मौजूद थे।
मुझे पहले से इसका इल्म नहीं था। मैंने फारूक हसन के दफ्तर का रुख किया और फारूक हसन साहिब भी मुझे मिल गए। देखकर चौंके, फिर उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जनाब जहांगीर जमाल शाह साहिब तशरीफ लाइए, आपकी आमद मुतवक्किय थी। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन खम की और हैरानी से कहा, समझा नहीं एसपी साहिब। कुछ मालूमात कर डाली थी मैंने आपके जाने के बाद आपके बारे में, और फौरन आईजी साहिब से रुजू किया था। माफ कीजिएगा जहांगीर जमाल शाह साहिब, महकमा पुलिस पहले ही बहुत सी बदनामियों का शिकार है और इस पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि वहाँ दौलत परस्ती तो होती ही है, अकरबा परस्ती भी होती है। दर हकीकत DIG तैमूर जमाल शाह साहिब इतने शानदार आदमी हैं कि मैं उनका मातहत होने की वजह से उन पर कोई उल्टा सीधा इल्जाम भी कबूल नहीं कर सकता। आप तशरीफ लाए तो मैंने DIG तैमूर जमाल शाह साहिब को ये बताया कि आपका रवैया कैसा था। किसी कदर उलझन का इजहार किया उन्होंने और मुझे मशवरा दिया कि मैं इस सिलसिले में IG साहिब से रुजू करूं, क्योंकि बाज़ मामलात में आप कहीं से खुसूसी इख्तियारात निकाल लेते हैं। तैमूर जमाल शाह साहिब का ये मशवरा मैंने फौरन ही इस्तेमाल किया और IG साहिब से रुजू करके तमाम सूरत हाल उनके गोश गुजार कर दी और उन्होंने मुझे बराह रास्त ये हुक्म दिया कि मैं अपनी तफ्तीश मुकम्मल किए बगैर मुलजिम को किसी से ना मिलने दूं। तशरीफ लाइए, कोई खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? हाँ, इत्तफाक है, मैं इस वक्त भी इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। मैंने कहा, हुक्म दीजिए। फारूक हसन के लहजे में तंज कूट कूट कर भरा हुआ था। मैं मुलजिम हसन इकबाल को अपनी तहवील में लेना चाहता हूँ। समझना पड़ेगा जरा आपकी बात को। इस तमाम तफसील के बाद जो मैंने आपसे अर्ज किया, आपके ये अल्फाज मुझे हैरान भी कर रहे हैं और थोड़ी सी हंसी भी आ रही है। किस हैसियत से आप एक ऐसे मुलजिम को अपनी तहवील में लेना चाहते हैं जो अभी जेरे तफ्तीश है? तशरीफ रखिए, बैठकर बातें हो जाएंगी तो क्या हर्ज है? मैंने फारूक हसन के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जी क्या पीना पसंद करेंगे आप? कुछ नहीं। वैसे फारूक हसन साहिब, उस मुलजिम के बारे में आपने अब तक जो तफ्तीश की है वो इस बात का इजहार करती है कि वो दर हकीकत मिसेस मीरा जमाल का कातिल है। हैरान कुन बात यह है कि इस तकरीब में आप भी शरीक थे, मैं भी और दूसरे बेशुमार अफराद भी। क्या हम आंखों देखी बात को जुटला सकते हैं? मैंने इसे पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया था। उसी पिस्तौल से गोली चलाई गई थी और पिस्तौल के चैम्बर में एक कारतूस कम था। उसकी नाल से बारूद की बू आ रही थी। मतलब ये है कि इसके लिए कौन सा ऐसा तरीका कार है जिसकी बुनियाद पर आप शुबा रखते हैं। और वैसे भी मैंने आपको जाती तौर पर मालूमात फराहम कर दी हैं, वरना आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं की जानी चाहिए थी। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, आप बराए करम 15 मिनट के अंदर अंदर मुलजिम हसन इकबाल को मेरी तहवील में दे दीजिएगा, वरना देर करने के जिम्मेदार आप होंगे। फारूक हसन साहिब का चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने तल्ख निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, हो सकता है मैं आपकी मजीद इज्जत ना कर सकूं। वैसे तैमूर जमाल साहिब भी इस वक्त CIA सेंटर में आए हुए हैं। आप उनसे मुलाकात कर लीजिए और उनसे इजाजत ले लीजिए कि मुलजिम को मैं आपके हवाले कर दूं। ये भी इखलाकन कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बराह रास्त IG से अहकामात मिल चुके हैं। मजीद ये कि IG साहिब के अहकामात के मुताबिक मैंने मुलजिम का मजीद 10 दिन का रिमांड अदालत से ले लिया है, जो मेरे पास मौजूद है। 15 मिनट में से 1 मिनट और कम हो चुका है मिस्टर फारूक हसन। मुलजिम हसन इकबाल मिलिट्री को दरकार है और मैं कर्नल जहांगीर जमाल शाह आपसे इसे तलब करता हूँ। ये मेरा कार्ड है और ये वो इजाजतनामा जिसे मिलिट्री हुक्काम ने जारी किया है। मुलाहिजा फरमा लीजिए और बेहतर यह है कि 15 मिनट पूरे ना होने दीजिए, वरना आपके लिए जवाबदही मुश्किल हो जाएगी। एक लम्हे के लिए फारूक हसन का चेहरा कुछ तब्दील हुआ, फिर उन्होंने कार्ड लेकर देखा और परेशान नजर आने लगे। फिर उन्होंने कहा, ये जाली भी तो हो सकता है। मैं आपको इन अल्फाज की अदायगी के सिलसिले में गिरफ्तार भी कर सकता हूँ फारूक हसन साहिब। कमाल है, लेकिन मुझे ये हक तो हासिल है कि मैं फौरी तौर पर आला अफसरान से राब्ता कायम कर सकूं। बेहतर ये होगा कि फौरी तौर पर यह मसला 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाए। 15वां मिनट इस सिलसिले का आखिरी मिनट होगा। आप तशरीफ रखिए, फारूक हसन साहिब ने कहा और बरक रफ्तारी से कमरे से बाहर निकल गए। फिर फौरन ही अंदर जाकर बोले, आपका ये कार्ड मैं चंद लम्हात के लिए अपनी तहवील में रख सकता हूँ, बराए करम ये मुझे दे दीजिए। आप जाइए फारूक हसन साहिब, बेहतर यह है कि मुझे सख्ती पर आमादा ना कीजिए। फारूक हसन ने खूंखार निगाहों से मुझे देखा और बाहर निकल गया, लेकिन उनकी वापसी 5 मिनट के अंदर अंदर ही हो गई और इस वक्त उनका चेहरा लटका हुआ था। उन्होंने खूंखार लहजे में कहा, ठीक है, मैं मुलजिम को यहाँ लाने की हिदायत करके आया हूँ, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि ये सब कुछ आपके हक में बेहतर नहीं होगा। ठीक है फारूक हसन साहिब, आप भी ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि बहुत जल्द आपको बदतरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए रायत कर रहा हूँ कि आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और सीनियर ऑफिसर हैं, वरना इन अल्फाज पर मैं आपको गिरफ्तार भी कर सकता हूँ।
फारूक हसन साहिब होंठों ही होंठों में कुछ बुड़बुड़ा कर रह गए। 15 मिनट पूरे होने से पहले ही वो नौजवान मेरे सामने पहुंच गया जिसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थी और जिसकी मैंने सिर्फ एक झलक देखी थी। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। शक्लो सूरत का अच्छा खासा था, लेकिन इस कैद के दौरान उसकी आंखों में हल्के पड़ गए थे। मैंने फारूक हसन साहिब को देखा और सख्त लहजे में कहा, हथकड़ियां खुलवा दीजिए, हथकड़ियां खोल दो। उन्होंने हसन इकबाल को लाने वालों से कहा। हसन इकबाल की हथकड़ियां भी खुल गई। आप बराए करम यहाँ दस्तखत कर दीजिए। फारूक हसन ने एक कागज मेरे सामने करते हुए कहा। मैंने कागज पढ़ा और उसके बाद दस्तखत कर दिए। ये मुलजिम को सिविल इंतजामिया से तहवील में लेने का फॉर्म था। मैंने इसे मुकम्मल तौर पर पढ़ने के बाद ही दस्तखत किए थे और अपना नाम कर्नल जहांगीर जमाल शाह लिखा था। इसके बाद मैंने दोस्ताना अंदाज में हसन इकबाल को देखा और आहिस्ता से कहा, तुम्हारी कोई चीज पुलिस की तहवील में तो नहीं है? जी नहीं सर। वो बेचारा बुरी तरह नर्वस नजर आ रहा था। फिर मैं उसे साथ लेकर चल पड़ा। बड़ी अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था वो, जिसका मुझे बखूबी अंदाजा हो रहा था। अहमक मैं भी नहीं था। बहरतौर जिम्मेदारी के साथ एक शख्स को अपनी तहवील में ले लिया था। इस बात के इम्कानात भी थे कि वो कोई जज्बाती कदम न उठा बैठे, फरार होने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं था, रास्ते में वो मुझ पर हमला भी कर सकता था। थोड़ी बहुत मालूमात भी हो गई थी इंसान के बारे में। अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह कह सकता था कि इसके अंदर किसी अमल की सक्कत नहीं है। इसे लिए हुए बिल आखिर उस इमारत तक पहुंच गया जो मेरे डिपार्टमेंट के लिए मखसूस की गई थी और आफ्ताब कमाल ने उसे कुछ से कुछ बना दिया था। आफ्ताब कमाल भी मुझे वहाँ मौजूद मिला, मसरूफ ही रहता था। रिजवाना भी थी। मैंने हसन इकबाल से साथ आने के लिए कहा। वो सहरज़दा सा मेरे पीछे चलता हुआ इमारत में दाखिल हो गया। मैंने आफ्ताब कमाल से कहा, ये हसन इकबाल हैं, तशरीफ रखिए मिस्टर हसन इकबाल। सर क्या हुक्म है इनके लिए? हमें अभी काफी अरसे इन्हें अपने साथ रखना होगा। मिस्टर हसन इकबाल, आपको मैं मुख्तसर तौर पर कुछ मालूमात फराहम करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये पुलिस ही का एक महकमा है। आप तफसील में ना जाइए, लेकिन यहाँ आप अपने आप को दुश्मनों के दरमियान ना महसूस करें। मैंने आपको खुसूसी तौर पर अपनी तहवील में लिया है और मैं आपसे जो कुछ मालूमात हासिल करूंगा इसके बारे में इसलिए कहना चाहता हूँ कि सच्चाई से हकीकत बयान कर देने से आपको जो फायदा होगा वो किसी बात को घुमाने फिराने से हासिल नहीं होगा। मजीद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आप अपने वालिदैन और बहनों से मिल सकते हैं। उन्हें अगर पसंद करें तो यहाँ बुला लूं। अगर कुछ कानूनी दुश्वारियां ना होती तो मैं आपको फौरी जमानत दिलवा कर आपके घर भी भिजवा सकता था। आप पर इतना एतमाद कर रहा हूँ मैं, तो आपको भी मुझसे ताउन करना चाहिए। हसन इकबाल की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो इंतहाई जब्त करने के बावजूद सिसक पड़ा, कहने लगा, सर मैं आपको नहीं जानता। मैं ये नहीं जानता कि मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूं। ये भी नहीं जानता कि आप पुलिस के कौन से महकमे से ताल्लुक रखते हैं और आपकी अपनी पोजीशन क्या है। लेकिन जो हमदर्दाना रवैया आपने मेरे साथ इख्तियार किया है इसका कोई सिला मेरे पास नहीं है। मैं तो शुक्रिया भी अदा करूं तो कैसे? इंसान की अपनी भी तो कोई हैसियत हो जो एहसान करने वालों का शुक्रिया अदा कर सके। मैं तो इतना हकीर इंसान हूं कि इंसानियत का कोई हक मेरे हिस्से में नहीं आता। सर आपको दुआएं ही दे सकता हूं और क्या कहूं कि आप मुझे इंसान समझ रहे हैं और इंसानों की तरह मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सर ना मैं आपसे झूठ बोलूंगा, ना अपने आप को छुपाने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक दरखास्त करना चाहता हूँ, आप इसे महसूस न कर लें। आपने अभी अभी कहा है कि आप मुझे मेरे माँ बाप से मिला सकते हैं। सर एक निगाह दिखा दीजिए उन्हें। मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इस कत्ल के इल्जाम में मुझे मौत की सजा भी हो जाए तो सर मैं यही समझूंगा कि ये मेरी तकदीर का हिस्सा थी। आप मुझे एक बार मेरे माँ बाप और मेरी बहनों से मिला दीजिए। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। वो सिसक सिसक कर रो पड़ा। मैंने गर्दन हिलाई और उसके शाने पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल इत्मीनान रखो, बिल्कुल मुतमईन रहो। मैं इसका इंतजाम करता हूँ। तुमसे सारी गुफ्तगू बाद में ही होगी। मैं खुद भी इस सिलसिले में जज्बाती हो गया था और हकीकत यह है कि जज्बाती तौर पर ही मैंने ये कदम उठाया था। आफ्ताब कमाल ने कहा, सर नफीस अहमद भी इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद है, क्या मैं उसे बुला लूं? अरे हाँ, खूब याद दिलाया तुमने, उसे बुलाओ। कुछ देर के बाद नफीस अहमद कमरे में दाखिल हुआ तो हसन इकबाल को देखकर चौंक पड़ा। उसने मुझे सलाम किया और फटी फटी निगाहों से हसन इकबाल को देखने लगा। हसन इकबाल के चेहरे पर भी उसे देखकर हैरत के आसार पैदा हो गए थे। ताहम दोनों में से किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने नफीस अहमद से कहा, आफ्ताब कमाल ने तुम्हारी ख्वाहिश मुझ तक पहुंचा दी थी नफीस, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम में से हर शख्स मेरे लिए इतनी बड़ी हैसियत रखता है कि मैं इसकी हर मुश्किल अगर मेरे कानों तक पहुंच जाए हल करना अपना फर्ज समझता हूँ। मैंने हसन इकबाल को पुलिस की तहवील से निकाल कर अपनी तहवील में ले लिया है और अब मैं इनके बारे में तफ्तीश करूंगा। तुम सबको मेरी मदद करना होगी। फिलहाल मैं तुम्हारे स्पुर्द एक जिम्मेदारी करना चाहता हूँ।
نفیس احمد بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس کا اظہار اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ چند لمحے تو اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی تھی۔ پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، یہ اعزاز میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے چیف۔ میں اس کا صلہ اپنی زندگی دے کر بھی نہیں پورا کر سکتا۔ بہرحال اب تم ایسا کرو نفیس کہ حسن اقبال کے گھر چلے جاؤ، ان کی والدہ، والد اور بہنوں کو لے آؤ۔ سر اگر والد نہ آ سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بیچارے ذہنی طور پر معطل ہو چکے ہیں۔ نفیس، امی اور بہنوں کو لے آؤ، ایک بار ان سے ملاقات کر لوں۔ اگر یہ موقع ملا ہے تو خدا کا شکر ادا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ اب میری لاش ہی ان کی تحویل میں جائے گی اور بالآخر ہماری مصیبت بھری زندگی کی تکمیل ہو جائے گی۔ میں جا رہا ہوں چیف، گاڑی لے جاؤ۔ اوکے چیف، آفتاب کمال نے کہا، اور اس کے بعد میں نے وہاں سے پلٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک روحانی سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں بڑے وحشیانہ انداز میں اپنے وطن کے مفادات کے لیے کام کیا تھا، اور اس سلسلے میں مجرموں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی تھی۔ لاتعداد کردار میری زندگی میں آئے تھے، کچھ مظلوم کردار ہوا کرتے تھے اور کچھ ایسے جن کے ساتھ سختی ہی ضروری ہوتی تھی۔ میں نے بے شک مظلوم کرداروں کے لیے تھوڑی بہت لچک دل میں رکھی تھی، لیکن جو مجرم ہوئے تھے انہیں میں نے نہایت وحشیانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ زندگی کا بالکل ہی مختلف مسئلہ محسوس ہو رہا تھا، اور اس میں جو خوشی نصیب ہو رہی تھی وہ مجھے اس بات کے لیے مجبور کر رہی تھی کہ کوئی ایسا ذریعہ نکالا جائے جس سے اس قسم کے کیس مجھے ملیں۔ ڈی آئی جی تیمور جمال شاہ بھی نگاہوں میں تھے۔ ویسے ایس پی فاروق حسن نے ان سے رابطہ قائم کیا ہوگا۔ ڈی آئی جی صاحب نے اس سلسلے میں اپنے رد عمل کا اظہار کس طرح کیا اس کا مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن اندازہ یہ ضرور ہو گیا تھا کہ انہوں نے فاروق حسن کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہوگا اور کہہ دیا ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں خود بہتر سمجھے۔ اگر اس کا آئی جی سے رابطہ قائم ہو چکا ہے تو وہ خود ہی ان سے رجوع کر لے، اور فاروق حسن یقینی طور پر اتنی ہمت نہ کر پایا ہوگا۔ بہرطور قانون کا احترام میں بھی اتنا ہی کرتا تھا جتنے دوسرے، لیکن قانون اگر کسی بے گناہ کے لیے سخت ہو جائے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ گنجائش اور لچک تو بہرطور رکھنی چاہیے۔ کسی قانون کے نمائندے کی ملزم سے براہ راست دشمنی نہیں ہوتی، یہ دشمنی اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب اس کے فرائض اسے مجبور کریں، لیکن انہی فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ پوری محنت کے ساتھ تفتیش کی جائے کہ ملزم مجرم ہے یا نہیں۔ رخ اپنے گھر ہی کی جانب تھا اور فریدہ کو بھی یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ جس خاندان سے وہ متاثر ہوئی ہے میں اس کے لیے کس طرح کام کر رہا ہوں اور کس حد تک مجھے کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ انسان فطرت کے تقاضوں سے کتنا ہی دور ہٹ جائے لیکن بالآخر اسے اپنی اصل کی جانب لوٹنا پڑتا ہے۔ اس کی زندہ مثال مجھ سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے۔ میں نے زندگی کا آغاز، میرا مطلب ہے اس زندگی کا آغاز جو میری اپنی تشکیل دی ہوئی تھی، جس انداز میں کیا تھا، آج اگر اس کا جائزہ لیتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اصل نہیں تھا، بلکہ ایک نارمل آدمی وہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا جو میں نے کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری فطرت میں کچھ خصوصیات نمایاں تھیں، جیسے وہ نیلا رنگ جس کا تذکرہ میں بارہا آپ سے کر چکا ہوں۔ بات یہ نہیں کہ میری آنکھوں کی نلاہٹ ختم ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو سرکشی میرے حواس میں بسیرا کیے رہتی تھی اب اس کا نام و نشان بھی نہ رہا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جہاں مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے وہاں وہ نلاہٹ میرے منہ پر ابھر آتی تھی اور میں اس انداز میں کام کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا جو میری فطرت کا ایک حصہ تھا، لیکن اب میری ذات میں بھی ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا اور یہ اصل تھی۔ میری زندگی کے بیشتر پہلو آپ کی نگاہوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ جس انداز میں زندگی گزارنے کا عادی بن چکا تھا، یہ سوچتا تھا کہ زندگی کی آخری سانس بھی اسی انداز میں بسر ہو جائے گی، لیکن فریدہ کی اپنی زندگی میں شمولیت کے بعد میرا سوچنے کا انداز اس انداز میں تبدیل ہوا تھا۔ اس پر بعض اوقات مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے اور اپنے آپ پر بھی غور کر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شاید زندگی میں پہلی ایک لڑکی سے اس طرح متاثر ہوا تھا کہ اسے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سونپ دیا تھا، لیکن اب یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ تو از حد ضروری تھا اور جب تک نہیں کیا تھا اس وقت تک تو بے حد ضروری تھا۔ بہت سی ایسی باتیں پیدا ہو گئی تھیں دل و دماغ میں جن سے پہلے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، اور اب کوئی ایسا کام کر کے دلی خوشی نصیب ہوا کرتی تھی جس میں جذباتیت کا تھوڑا بہت پہلو جھلکتا ہو۔ حسن اقبال کے اہل خاندان کو ان تک پہنچا کر جو دلی مسرت حاصل ہو رہی تھی، اس کا حصے دار فریدہ کو بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد گھر پہنچ گیا۔ اس گھر کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی ایسی سکون کی جگہ آ گیا ہوں جہاں الجھن یا پریشانیوں کا کوئی گزر نہیں ہے۔ فریدہ کی استقبالیہ مسکراہٹ یوں محسوس ہوتی تھی جیسے اس کے بغیر کائنات ادھوری ہے اور میں اب تک اس ادھوری کائنات میں زندگی بسر کرتا رہا ہوں۔ باقی لوگ بھی تھے جو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا ایک دوسرے سے براہ راست واسطہ ہے،
کوئی کسی کے کام آتا ہے اور کوئی کسی کے کام، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کی مدد کا محتاج نہ ہو۔ یہ لوگ جو اس وقت میری کوٹھی میں رہ رہے تھے دراصل میرے دل کی ضرورت تھے، اور ان کے درمیان میری زندگی بڑی پرمسرت ہوتی تھی۔ ایک عجیب سا انوکھا پن محسوس ہوتا تھا، اور ان لوگوں کے درمیان آنے کے بعد بہر طور فریدہ کے ساتھ تنہائی نصیب ہوئی۔ ضروریات زندگی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب میں اور فریدہ تنہا رہ گئے تو میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، تم کسی بوریت کا شکار تو نہیں ہوتی؟ کیوں؟ میری غیر موجودگی میں؟ فریدہ گردن جھکا کر مسکرا دی، پھر اس نے کہا، دیکھیے، ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ضرورت زندگی کے روزمرہ مشاغل میں محسوس ہوتی ہے، اور بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے اپنے آپ کو صرف ایک ضرورت محسوس کرنا پڑتا ہے۔ فلسفہ بول گئی، ذرا غور کرنا پڑے گا تو غور کر لیجئے۔ فریدہ نے مسکرا کر کہا، سمجھ نہیں آ رہا۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو کسی کی ضرورت سمجھ لینا بھی تو اپنی پسند کی معراج ہوتی ہے۔ توبہ توبہ، میں نہیں جانتا تھا کہ ایک دیہات کی رہنے والی لڑکی اندر سے اس قدر گہری نکلے گی۔ بھئی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، اب میں کچھ نہیں سمجھاؤں گی آپ کو، فریدہ نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ، یہ مزید ظلم ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا نا کہ مجھے یہاں بوریت تو نہیں ہوتی۔ یہ میرا گھر ہے، میرا ماحول ہے، میری زندگی کا آغاز ہے، اور اگر اب آپ سے کچھ کہوں تو آپ برا مان جائیں گے۔ نہیں ہوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے میرا گھر یہاں دے دیا ہے، اور ایسے لوگ معمولی نہیں ہوتے۔ میں اپنے طور پر ان کے لیے جو کچھ سوچ سکتی ہوں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خوشیاں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ نے جو عزت اور جو مقام مجھے دیا ہے، میرے پاس اس کا بدل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی وفاداری میں زندگی گزاروں، وہ سب کچھ کر ڈالوں جس سے آپ کو خوشی ہو۔ شکریہ فریدہ۔ نہیں، شکریہ نہیں، یہ تو میری اندرونی کیفیات ہیں۔ آپ نے مجبور کر دیا تو اس کا جواب دے رہی ہوں، ورنہ یہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی۔ اچھا بھائی، ماحول بہت سنجیدہ ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے حضور کا کہ آپ کو یہاں بالکل بوریت نہیں ہوتی؟ ہاں، بالکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ میرا گھر ہے۔